नमस्कार। बजट उम्मीदें और आपका पोर्टफोलियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जोड़दार मोबाइल स्टूडियो से, और मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जहां पर हम बजट उम्मीदों पर बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं शैल जी, लगातार पूरे चैनल पर हम अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल्स की बजट डिमांड्स और मांगे लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं खास तौर से टैक्स पेयर्स की और रिटेल निवेशकों की, क्योंकि हम जानते हैं कोविड की मार की वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं और लोगों के पे कट्स हुए हैं, तो ऐसे में निवेश तो रुका हुआ है, लेकिन साथ ही हम सब जानते हैं कि उनके हाथ में सेविंग्स, बचत के लिहाज से भी पैसे नहीं रह गए हैं। तो काफी सारी उम्मीदें हैं और मांगे हैं बजट को लेकर। तो एक दो बातें और कविता जी ये हुई हैं कि टैक्स पे फेरबदल और खासकर कुछ ऐसे सेक्शंस में आपको हो सकता है तब्दीली होती हुई दिखे। उनके पीछे दो कारण हैं। आप अगर अप्रैल का लो देखें निफ्टी पर, वहां से अब तक आपने बहुत ही शानदार मुनाफा कमाया है जी। और ये वही दायरा रहा समय का जब सरकार के जो इनकम थी, जो उनके रेवेन्यूज थे, वो बहुत कम रहे। तो एक तरफ बहुत सारे निवेशकों ने बहुत सारा धन कमाया है और दूसरी तरफ सरकार ने जो जबरदस्त खर्चा किया है उनका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखा। तो ये तालमेल जरा सिंक के बाहर है और हो सकता है कि आपको बजट में कुछ ऐसे टैक्सेस आते हुए दिखें जो आपका कुछ मुनाफा लेकर जाएं आपसे। लेकिन इस पर हम क्यों अपनी राय दें, हमारे साथ एक बहुत शानदार पैनल जुड़ा हुआ है जिनका परिचय आपको कविता जी कराते हुए दिखेंगी। मूड माहौल बजट से पहले कम से कम ठीक ठाक है। हाँ। कविता जी, बाजार बिल्कुल लाइट जा रहा है और अब आपके सामने यूं समझिए कि अब लगभग 60 घंटे बचे हैं उस स्पीच के लिए जिसको पूरा बाजार इंतजार कर रहा है और देश के 130 करोड़ नागरिक भी। बिल्कुल, और सीएनबीसी आवाज भी तैयार है अपने दमदार पैनल के साथ। तो बाजार तो लाइट ले रहा है, लेकिन बजट में आपकी जेब कितनी लाइट होगी और कितनी हैवी होगी, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली हमारे साथ है, साथ ही मनी एडु स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या, और इसके अलावा हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो अब की बार का बजट जो है वो कई मायनों में खास है। खास क्यों है, हमने अभी डिस्कस किया, चर्चा की इस पर। एक आम टैक्स पेयर और एक आम रिटेल निवेशकों को सबसे पहले टैक्स के लिहाज से कई सारी रियायतें चाहिए और कई सारे मॉडिफिकेशंस चाहिए शरद जी, जो लगातार आप बता रहे हैं चैनल पर। लेकिन एक टैक्स पेयर और निवेशक दोनों के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो कहां क्या उम्मीदें हैं? शरद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से अर्नव पांड्या साहब से जुड़ते हैं। अर्नव जी, बताइए कहां पर आप फेरबदल होते हुए देख रहे हैं? कौन से ऐसे सेक्शंस जहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स पेयर को कुछ और मोहलत दी जाएगी? मेरे हिसाब से जो बेसिक फेरबदल होने चाहिए और जहां पर टैक्स पेयर की बड़ी उम्मीद है वो है कि जब आप अपना पूरा टैक्स स्लैब्स के बारे में बात करें, और उसमें से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो होता है जहां पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये 2.5 लाख की लिमिट कई सालों से है, इसमें एक बढ़ोतरी की जरूरत है। तो यहाँ पर एक थोड़ी अपेक्षा है कि ये थोड़ी बढ़ाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो टैक्स स्लैब है आज की तारीख में, और खास करके जो नई सिस्टम जो पिछले साल इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें कई सारे रेट्स थे, वहां पर भी एक टैक्स स्लैब्स में इंक्रीज होने की एक अपेक्षा है। यानी कि आज की तारीख में जो पुरानी सिस्टम है वहां पर 10 लाख के ऊपर आपको 30% लगता है, और जो नई सिस्टम है वहां पर 15 लाख के ऊपर आपको 30% लगता है टैक्स। तो ये अगर सीमा बढ़ाई जाए तो इससे सीधा का सीधा फायदा टैक्स पेयर को होगा, क्योंकि उनका जो टैक्स आउटगो है वो कम हो जाएगा और उनके हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। इसके अलावा दो और चीजें जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कोई नॉर्मल टैक्स पेयर की राह देख रहा है, वो एक है सेक्शन 80C में कि क्या यहाँ पर ये जो 1.5 लाख की लिमिट है उसमें कोई बढ़ोतरी होती है, क्योंकि काफी सालों से यहाँ पर भी एक बार फिर ये 1.5 लाख की लिमिट अटकी हुई है। नई इन्वेस्टमेंट्स आते जाते हैं लेकिन ये लिमिट के तहत ही आते हैं, यानी कि लिमिट में बढ़ोतरी नहीं होती है। और एक लास्ट चीज,
जहां पर लोग देख रहे हैं वो है कि क्या हाउसिंग के लिए आप कोई एडिशनल बेनिफिट देते हैं, क्योंकि वहां पर जब आप हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हैं तो आपको 2 लाख की जो इंटरेस्ट भरते हैं वहां पर एक छूट मिलती है, और जो कैपिटल रीपेमेंट होता है वो आपका सेक्शन 80C में जाता है। तो ये 2 लाख की लिमिट में या तो बढ़ोतरी या जो कैपिटल रीपेमेंट है उसे आप अलग कर दीजिए, उससे डायरेक्ट बेनिफिट इकोनॉमी को मिलेगी और टैक्स पेयर को मिलेगी। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है पंड्या साहब से। अब जुड़ते हैं हेमंत रस्तोगी जी से। हेमंत जी, आपकी पहली टिप्पणी, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप सरकार से? पर्सनल टैक्सेशन हमेशा एक बहुत अहम मुद्दा रहा है और देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच इसीलिए सुनते हैं कि वहां पर उनको कम टैक्स देना पड़े अगले साल। बताइए, असल में क्या उम्मीदें हैं और हकीकत में क्या होता हुआ दिखेगा? देखिए शैलेंद्र जी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम देखें इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, सब बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे और शायद अभी भी गुजर रहे हैं। तो सबसे पहली उम्मीद तो ये हो कि इस समय पे आई थिंक सरकार को थोड़ा सा अलग सोचने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है जैसा आपने कहा कि हकीकत और उम्मीदों के बीच में एक काफी फासला है, काफी फर्क है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो पहली इच्छा तो यही है कि ऐसा कोई टैक्स मत लगाइए जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएं। जहां तक अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए कुछ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अर्नब ने ऑलरेडी कुछ बातें की हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए हमारे देश में, हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो है नहीं, तो इन्वेस्टर्स को खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो या कोई भी उनका गोल हो। उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स लगाया गया था 10% का, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी फेरबदल की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये शायद सरकार इसको वापस ले, कुछ चीजें डेफिनेटली हो सकती है। एक तो ये कि 1 लाख तक उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगता है तो उसको बढ़ाया जाए डेफिनेटली, या फिर अगर उसको टैक्स फ्री करना है तो फिर मे बी होल्डिंग पीरियड को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत कम लोग हैं अभी भी जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और उनके वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इक्विटी को अडॉप्ट करें। एक इक्विटी कल्ट आया हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डेफिनेटली देखने की जरूरत है। दूसरा ये कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन होने की जरूरत है। देखिए इंश्योरेंस में जो यूलिप्स हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन दोनों के बीच में आप देखिए यूनिफॉर्म टैक्सेशन नहीं है। वहां पे अगर आप लॉक इन पीरियड का पैसा निकालते हैं आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देना। म्यूचुअल फंड से 1 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं आपको 10% देना है। विद इन यूलिप अगर आपको कोई स्विच करते हैं 5 साल के बीच में कोई टैक्सेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप डिविडेंड से ग्रोथ पे भी जाएं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो मुझे लगता है इन चीजों पे ध्यान रखें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है सेंटिमेंट सुधरेगा। सीजी के लिहाज से देखा जाए तो टैक्स ट्रीटमेंट म्यूचुअल फंड्स और यूलिप को लेकर सेम होना चाहिए। साथ ही जब आप स्कीम में बदलाव करते हैं, जब आप फंड स्विच करते हैं, तब भी आपके जो टैक्स ट्रीटमेंट होते हैं वो समानता में आने चाहिए सामने, क्योंकि हमने देखा है कि एलटीसी लगने के बाद खासतौर से यूलिप्स की डिमांड बढ़ गई है, लोगों का, निवेशकों का रुझान उसकी तरफ एक तरह से बढ़ा है। लेकिन चलिए, शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खास पेशकश में। मोटे तौर पे हमने टैक्स पे चर्चा कर ली है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अब की बार कोविड को ध्यान में रखते हुए 80C अगर मैं कंसीडर करना चाहूं तो उसमें क्या क्या इंक्लूजन्स होने चाहिए, क्या क्या एक्सक्लूजन्स होने चाहिए, ताकि टैक्स स्ट्रक्चर ना सिर्फ सुधर जाए बल्कि इन्वेस्टर फ्रेंडली, टैक्स पेयर फ्रेंडली बन जाए? शरद जी। कविता और शैल जी, मैं सुन रहा था, पिक्चर तो नहीं आ रही थी किसी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से, पर मैं सुन जरूर रहा था अपने को पैनलिस्ट को। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट प्रावधान फिर भी कम निकले। तो मुझे लगता है कि जहां तक टैक्स पेयर्स की उम्मीदों की बात है तो वो तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारी जेब में आए, और सुनने में भी आ रहा है कि सरकार 50,000 से 80,000 रुपए तक प्रति टैक्स पेयर शायद जेब में डालने का प्रयत्न करेगी। 80C की आपने बात करी कविता, 80C में इतनी भीड़ है कि वहां इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत है। कैसे आपने कैपिटल की अभी जिक्र किया, लोन का कैपिटल भी वहीं आता है, स्टैंप ड्यूटी भी वहीं आती है, बच्चों की फीस भी वहीं आती है, और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट, PPF हो गया, NSC हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मुझे लग रहा है ये 1.5 लाख जो कि करीब 7 साल से बिल्कुल छुई नहीं गई है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। 2 तरीके, या तो इसको आप 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख तक कर दीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें से जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड आइटम्स है, जैसे ट्यूशन फी है, हालांकि बच्चों की ट्यूशन फी को मैं एक किस्म की इन्वेस्टमेंट मानता हूं, पर और तरीके की इन्वेस्टमेंट है,
उसको आप एक अलग सेक्शन में ले जाइए, या जो लोन की कैपिटल रीपेमेंट है उसके लिए आप अलग सेक्शन क्रिएट कर दीजिए। तो ये एटीसी सबसे मशहूर है और सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला भी है, और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स को जानकारी भी इसके बारे में मुझे लग रहा है। और कविता, ये भी हम मानते हैं कि निवेश करके टैक्स बचाना एक बहुत हेल्दी तरीका है। मुझे लगता है किसी भी देश के लिए सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो को अगर आप देखें तो जितनी हेल्दी होती है उतनी हेल्दी उस देश की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो एटीसी पे जरूर ध्यान है। इसके अलावा कविता, एटीडी को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एटीडी जो मेडिक्लेम का है, जहां 25,000 मिलता है अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 मिलता है। मुझे लगता है इस कोविड के दौर में वो 25 और 50,000 थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है, क्योंकि लोगों ने इतना खर्च किया, अस्पतालों में एडमिशंस हुए, दुनिया भर के कई बार चेकअप्स हुए लोगों के, और उस टाइम तो चेकअप महंगा भी बहुत था। आपको याद होगा 2400 रुपए से का आरटीपीसीआर टेस्ट होता था। तो मुझे लग रहा है इस एटीडी की लिमिट को भी थोड़ा सा स्ट्रेच करने की जरूरत है। और एटीडीडी भी एक होता है जिसमें आपको कुछ विशेष बीमारियों के लिए स्पेशल डिडक्शन दी जाती है। मुझे लग रहा है कोविड को उस लिस्ट में अब शामिल करना चाहिए। जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, मैं समझता हूं उस बीमारी का वहां पर होना अब आवश्यक हो गया है, तो एटीडीडी में उसका इंक्लूजन हो। और इसके अलावा हाउसिंग लोन की अभी बात करी, मेरे जो सह पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात करी, उन्होंने बेसिक स्लैब की बात करी, जिसमें मुझे बहुत कम उम्मीद लग रही है बढ़ाने की, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि और टैक्स पेयर जो पहले ही गिनती में कुल 4% है, रिटर्न फाइलन पूरी पॉपुलेशन के 4.4% है, टैक्स पेयर्स 2.2% है। मुझे लग रहा है सरकार नहीं चाहेगी कि ये श्रृंखला और भी कम हो जाए, ये गिनती और भी कम हो जाए। तो टैक्स स्लैब की उम्मीद मुझे कम लग रही है। पर यह पक्का है कि इस गिरती हुई आमदनी में, आपने बात करी, इस गिरती हुई आमदनी में लोगों की जेब में अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं डाल पाए और दुनिया भर की आलोचनाएं सरकार के ऊपर आई, तो कम से कम सरकार ये जरूर करेगी कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से मनी सेव्ड इज मनी अर्न, अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जेब में ये टैक्स की बचत के रूप में ये पैसा अवश्य डाला जाए। चलिए, तो एक बात तो कविता जी ये है कि बहुत सारी टैक्स स्लैब्स में कोई फेरबदल आपने पिछले 7 साल से होते हुए नहीं देखा, और इस दौरान आपने इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देखा। अब आप देखिए, कोई भी हमारी जानकारी में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ 25,000 की मेडिकल पॉलिसी का पेमेंट करता हो। आजकल मेडिकल प्रीमियम्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लगभग 60-70 हजार रुपए। तो उस पर सरकार को ध्यान देना अति आवश्यक है। घर हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइस करेक्शन हो गया है, और वो हुआ भी है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि मुंबई और दिल्ली में क्या घर के प्राइसेस हैं। मुंबई में तो अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, चाहे प्राइस करेक्शन आपको होता हुआ दिखे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काफी सारे चेंजेस की उम्मीद है। कम से कम 80 जो सेक्शन है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से आपको कोहली साहब समझाते हुए दिख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जाना माना सेक्शन ये है कम से कम टैक्स पेयर्स के लिए। वापस जुड़ेंगे अर्नब पांड्या साहब से। पांड्या साहब, आपने एक ब्रॉड थीम की चर्चा करी टैक्स सेविंग्स में, लेकिन ये मान के चलिए आवाज इस बात पर केंद्रित रहता है कि किस तरीके से बाजार से जबरदस्त मुनाफा कमाया जाए। हम लोग फिलहाल हमारे सामने है 10% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। यहां पर आप कोई फेरबदल आते हुए देखते हैं क्या? कुछ फेरबदल आपको एसटीटी में होती हुई दिखती है क्या? क्योंकि ये तो आप मान के चलिए कि इस पिछले 9 महीनों में रिटेलर्स ने, इंस्टीट्यूशनल्स ने व्यक्तिगत तौर पर जबरदस्त पैसा बाजार से कमाया है। मेरे हिसाब से देखिए, इस साल में इन रेट्स में कटौती देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहला साल होगा जहां पर सरकार एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कुछ अमाउंट कमाएगी। क्योंकि 2 साल पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस किया था, तो पहले साल में तो किसी को गेन ही नहीं हुआ था, तो उसमें कोई कलेक्शन ही नहीं था। अब ये साल गेन्स है, तो उसमें से टैक्स कलेक्शन आएगा, और उस हिसाब से, मेरे हिसाब से उसके बाद सरकार कोई निर्णय लेगी। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, अगर आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का प्रोविजन देखें, तो उसमें पहला 1 लाख की जो लिमिट है, वहां पर आपको टैक्स नहीं लगता, यानी कि 1 लाख का डिडक्शन मिलता है। उसके बाद ही आपको 10% अमाउंट देनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से ये एक लिमिट को शायद अगर सरकार थोड़ा बढ़ा दे, तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के जो गेन्स है वो इतने सारे नहीं है कि वो कई लाखों में चले जाए।
तो इस प्रकार का अगर यहाँ पर जो 1 लाख का एग्जेम्पशन है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा। अब दूसरी बात ये भी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो 15% है वहां पर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% है, उसके कैलकुलेशन में भी कोई फर्क नहीं है। यानी कि आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है दूसरे एसेट्स में वो शेयर्स में नहीं मिलता। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन है जो करेक्ट करने की जरूरत है। और तीसरी बात ये है कि आप देखिए अलग अलग एसेट्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। यानी कि शेयर्स 1 साल के बाद होता है, प्रॉपर्टी 2 साल के बाद होता है और डेट फंड्स और वो 3 साल के बाद होता है। तो इस प्रकार की जो एनोमली है उसको भी एक रिफाइन करने की जरूरत है और एक ही पीरियड रखना चाहिए जिससे ये पूरा कॉम्प्लिकेशन ना पड़ा। यहाँ पर हम बचत की बात कर रहे हैं, निवेशकों के हाथ में और पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो हेमंत जी, टैक्स बचाने की एक बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है ईएलएसएस, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। बजट में हमारा फोकस खर्च और निवेश में तालमेल कैसे बिठाया जा रहा है इस पर तो होगा ही होगा, साथ ही ईएलएसएस जैसी कैटेगरी को और फ्लेक्सिबल और खोलने की भी जरूरत है ताकि निवेशकों का रुझान न सिर्फ इसमें बढ़े बल्कि वो इसमें विश्वास करके अपना निवेश भी बढ़ाए। और क्योंकि हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो आप जब बनाते हैं तो आप गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। बजट जैसे इवेंट्स इसीलिए अहम होते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हम कैसे अपनी निवेश की रणनीति और आगे बढ़ा सके और अग्रसर कर सके। ईएलएसएस के लिए आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही है। आई थिंक ईएलएसएस एज ए कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, लेकिन इशू वहां पे वही है जैसे शरद जी ने भी कहा कि एटीसी सेक्शन को देखें तो ओवर क्राउडेड है। वो लिमिट जो है किसी 1 या 2 ऑप्शन में ही निकल जाती है, तो बाकी में आपको इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। जबकि सच्चाई ये है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो ईएलएसएस से बेहतर कोई कैटेगरी है नहीं। क्योंकि एक तो ये कि आपको टैक्स सेविंग मिलती है, दूसरा वहां पे 3 साल का लॉक इन है। तो अगर आप चाह के भी अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा जिटरी हो मार्केट मूवमेंट तो आप निकल नहीं पाएंगे। और उससे एक लेसन आप ये सीखते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन्वेस्टेड रहें तो आप देखेंगे कि इक्विटी जो है बेटर परफॉर्म करती है। तो मुझे लगता है कि ईएलएसएस कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूरत है कि या तो आप एटीसी की लिमिट बढ़ाइए ताकि लोगों को मौका मिले कि ईएलएसएस के अंदर और पैसा लगा सके, या फिर उसको आप जैसे शरद जी ने भी कहा कि उसको अलग कर दीजिए, कुछ चीजों को आप अलग कर दीजिए। किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं आपको वो लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। और एक चीज और हो सकती है एक्चुअली कि अभी जो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के द्वारा वो सिर्फ ईएलएसएस है, यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। डेट इंस्ट्रूमेंट की पॉपुलैरिटी पे भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैसा जो है डेट में नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो फिर इंटरेस्ट मूवमेंट के हिसाब से कई बार उनको नुकसान भी देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जैसे डेट लिंक सेविंग स्कीम अगर जैसे बने, जैसे बैंक की जो एफडी है उसमें चाहे आप 5 साल का लॉक इन लगाइए, लेकिन ऐसी ऑप्शन देने की जरूरत है ताकि डेट की तरफ भी उनका रुझान हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब कहीं सरकार जो है एटीसी लिमिट को बढ़ाने की बात सोचे। अदरवाइज उसके अंदर अगर आप एक कैटेगरी ऐड करेंगे तो उसका कोई भी फायदा इन्वेस्टर्स को नहीं होने वाला। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेमंत जी ने आपको समझाया कि कहाँ पर आपको फेरबदल आता हुआ दिख सकता है आने वाले बजट में। लेकिन समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ेंगे शरद कोहली साहब से और चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसीज़ की। वैसे ही बहुत कम क्लैरिटी है इस बहुत ही जाने माने निवेश पर जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और उस पर टैक्स क्लैरिटी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चर्चा होगी क्रिप्टो करेंसीज की, बिटकॉइंस की और इथेरियम की, और वहाँ पर किस तरीके की क्लैरिटी आपको आने वाले बजट में दिख सकती है। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं आपके साथ। चलिए, बचत उम्मीदें और आपका पोर्टफोलियो में आपका स्वागत है। जुड़ेंगे एकदम शरद कोहली साहब से। कोहली साहब, बहुत ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट होराइजन पर आपको क्रिप्टो करेंसीज आती हुई दिखी हैं। बहुत ज़बरदस्त हमने रैली देखी बिटकॉइन में, इथेरियम में, और अब एक इशू ये है कि इन पर टैक्सेशन क्लैरिटी नहीं है। पहले क्या आप कुछ उम्मीद करते हैं कि बजट में इस बारे में कुछ चर्चा होगी? क्योंकि बहुत सारे कम से कम व्यक्तिगत निवेशक हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में निवेश कर रखा है, ज़बरदस्त मुनाफा है, और अब आप बताइए वहां पर आपको कुछ फेरबदल होता हुआ दिखता हो तो। जी हाँ शैल जी, जब से सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग आई और क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन फिर से बढ़ा और हमने देखा कि बिटकॉइन की और अन्य क्रिप्टो करेंसियों की प्राइस बढ़ी, तो इसकी चर्चा फिर से शुरू हो गई। और मुझे शैल जी वो दिन दूर नहीं दिखता जिस तरीके से ये मशहूर हो रहा है और पॉपुलर हो रही है क्रिप्टो करेंसीज की। एक दिन सीएनबीसी आवाज का कम से कम चौथाई स्क्रीन एक तरफ बीएसई एनएसई की पल्स चल रही होगी
और चौथाई स्क्रीन पे बिटकॉइन या क्रिप्टो एक्सचेंज की जो पल्स है वो चल रही होगी। जी हाँ, टैक्सेशन को लेकर क्लैरिटी बिल्कुल अभी नहीं है। 3 तरीके से इसको टैक्स एक्सपर्ट्स या लोग इंटरप्रेट करते हैं। कोई कहता है कि ये कैपिटल एसेट है, तो इस पे जैसे कैपिटल गेन के जो प्रावधान है वो लगने चाहिए। कोई कह रहा है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जब आप इस पे गेन कमाते हैं तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ के आपका जो स्लैब एप्लीकेबल है उसमें जोड़े जाना चाहिए। कोई कहता है ये स्पेकुलेटिव इनकम है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो इसको स्पेकुलेटिव इनकम में जोड़ना चाहिए। हकीकत यह है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती, पहले तो टैक्स पेयर्स को हम ये हिदायत हमेशा देते हैं कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती आप इसको अपने नॉर्मल स्लैब पे टैक्स देते रहिए। आप ज्यादा इसके साथ पंजाबी में टर्म होता है पंगे मत लीजिए, क्योंकि वो कल को बैकफायर कर सकता है। तो मुझे लग रहा है सरकार इस पे अब, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वापस उसके प्राइस इतने बढ़ गए हैं, खासकर बिटकॉइन के, तो सरकार की तरफ से एक क्लैरिटी ओवर ड्यू हो गई है कि क्या ये कैपिटल एसेट है, क्या ये स्पेकुलेटिव इनकम है, या इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाना चाहिए। शैल जी, क्योंकि हम निवेश के कार्यक्रम पर हैं, मैं एक छोटी सी स्पष्टीकरण आपकी इजाजत से और देना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें 15% इक्विटी पर और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर अभी टैक्स देना पड़ता है। पर सीएनबीसी आवास के साथ बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक जो कॉलेज से निकलते हैं, पहली पहली जॉब लेते हैं, वो भी जुड़ जाते हैं। वो अगर 2.5 लाख और 5 लाख के ब्रैकेट में है तो उनपे केवल 5% टैक्स लगता है, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनपे 15% लगता है। मुझे लग रहा है ये एक एनॉमली है जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो सबसे कम स्लैब पे आने वाला टैक्स पेयर है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट भी कम करे जाना चाहिए, क्योंकि वो उसने अभी टैक्स देना शुरू किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार इस एनॉमली पर भी अवश्य ध्यान देगी। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे पहलू हैं जहाँ पर एक टैक्स पेयर और रिटेल निवेशक की नजर होगी, लेकिन सीएनबीसी आवाज जो है, हम आपको एक बार फिर से बताते, लगातार बता रहे हैं, सबसे सटीक एनालिसिस लेकर आता है बजट की, जहाँ पर हम न सिर्फ हर सेक्टर बल्कि हर शख्स के लिए क्या मायने हैं बजट के, बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करते हैं हमारे पैनलिस्टों के साथ। तो फोकस यही रहेगा, खर्च कैसे कम किया जाए, निवेश कैसे बढ़ाया जाए और बचत कैसे की जाए। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज़ पर जारी है। हमारे सब पैनलिस्ट अर्नब साहब, कोहली साहब और हेमंत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय व्यक्त